तो जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका जो है ना कविता लगभग हो ही रहा है, ठीक है ना। और बता दो कि आपका जो थोड़ा हम आगे पीछे से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो मेरे पास PDF अवेलेबल है उसी का हम बना रहे हैं, ठीक है। बाकी बात आपको हम सब चीज़ बना देंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे ना आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है ना। और कम से कम अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका भाई बहन है तो वहाँ तक जरूर पहुँचा दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो जो हम बनाते हैं ना इसका लाभ विद्यार्थी को जरूर मिल सके, ठीक है। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। तो यह हमारा है अक्षर ज्ञान। क्या है? अक्षर ज्ञान। यह आपका जो है ना कवित्री अनामिका जी का है। किसका है? अनामिका जी का है, ठीक है। तो आइए इसका क्वेश्चन को देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है? कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। यानी कविता में क का विवरण मतलब कविता में यानी कि कवित्री जो है ना अपने बेटे को जो है ना सिखाती है, यानी कि अपना बेटे को अपना पहरा सिखाती है, मतलब खुरा सिखाती है, मतलब क ख सब। तो इसमें जो है ना कवित्री अपने बेटे के माध्यम से जो इस कविता लिखी है ना, इसके माध्यम से कवित्री हम लोग को क्या सीख देती है इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें बच्चा क लिख लेता है, ख लिख लेता है, ग लिख लेता है, घ भी लिख लेता है, लेकिन अंग में जाके वह रोने लगता है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे। क का मतलब क्या होता है, ख का मतलब क्या होता है, ग का मतलब क्या होता है, घ का मतलब क्या होता है और अंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला आपका है क्या? कविता में यानी अक्षर ज्ञान जो कविता है उसमें जो है ना क का विवरण स्पष्ट करना है, यानी कि क का मतलब इसमें क्या बताया गया है। तो इसका आंसर है कवि के अनुसार। यहाँ पे कवि नहीं होगा, आपका कवित्री हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? कवित्री। कवित्री क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो कवित्री के अनुसार जब बच्चा प्रथम बार क लिखने का प्रयास करता है तो वह लिख नहीं पाता है। यानी कवित्री क्या कहती है कि जब बच्चा पहली बार क लिखता है ना तो वह लिख नहीं पाता है, वह कबूतर की तरह फुदक कर पंक्ति से बाहर निकल जाता है। जैसे कि मान लिया जाए जब बच्चा पहले सिखाते हैं ना तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि यह कोठा में बच्चा बाबू इसमें लिखो तुम क। तो बच्चा क्या करता है? ऐसे लिखता है, यानी फुदक के जो है ना कबूतर की तरह वह बाहर निकल जाता है। कवित्री क्या कहती है कि बच्चे से क लिखा नहीं जाता पहला अवस्था में, पहला स्थिति में, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि बच्चा बिल्कुल क्या होता है, अबोध बालक होता है, उससे जो है ना से उसको पेंसिल पकड़ने के लिए नहीं आता है, तो वह क कैसे लिख लेगा। तो कवित्री क्या कहती है, बच्चे को जब बोलते हैं क लिखने के लिए तो वह कबूतर की तरफ फुतक कर जो है ना क वह चौखटे से क्या होता है, चौखटे से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? कवित्री अपने बेटे को सिखाती है और कवित्री अंग जब जब बेटा अंग लिखता है ना तो अंग के बारे में कवित्री क्या कहती है अपने बेटे से? पता अंग के बारे में क्या कहता है कि बेटा देखो, जिस तरह से कि तुम मेरे गोदी में बैठे हुए हो ना, उसी तरह से मानो देखिए क्या बताया गया इसमें। बोला कि मानो कि यह जो है ना हम तुम्हारी माँ है। ड जो है अंगा में ड जो है समझो हम तुम्हारी माँ है, और ये जो अंश जो बिंदु है ना इसको मानो तुम मेरा गोदी में बैठा हुआ बेटा है। यानी कि कविता में जो है ना कवित्री ये अंगा में ड को बेटों को क्या बताता है, क्या बताती है? वो बताती है कि यह इसको समझो तुम अपनी माँ यानी हमको समझो, और यह बिंदु जो है इसको समझो तुम गोदी में बैठा हुआ बेटा। यानी कि इस कविता में कवि अंगा में ड को बताता है अपनी, मतलब अपना संज्ञा देती है माँ का, और बिंदु को अपना बेटा का संज्ञा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया आंसर है कि बेटा अंगा में ड को समझता है माँ। यानी कि बेटा अंगा में जो ड होता है ना, ड को क्या समझता है? माँ समझता है। और बिंदु को उसकी गोद में बैठा हुआ उसका बेटा समझता है। कौन? कवित्री का जो बेटा है ना, वो कवित्री क्या सिखाती है कि देखो गोदी में जो है ना, जैसे तुम मेरा गोदी में बैठा हुआ है ना, तो मानो कि हम जो है ना यह ड हो गए। क्या हो गए बेटा? बोला कि रे बाबू, किधर गया रे? हाँ, बोला रे बाबू ये समझो हम तुम्हारी माँ है। और जैसे हम तुम्हारी माँ है तो ये ड को तुम क्या समझो, यह जो है ना तुम्हारी माँ है। और जिस तरह से तुम मेरा गोदी में बैठा हुआ है ना बाबू, वैसे तुम समझो बिंदु बैठा हुआ है। तो कविता में कवित्री जो है ना अंगों क्या क्या समझता है, क्या क्या बोध कराती है बच्चों को? कराती है क्या? ड अपनी माँ का संज्ञा देती है और बिंदु को बेटा की संज्ञा देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है,
बेटे के आंसू कब आ जाते हैं और क्यों? पता है ना, एक दिन में बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो भी अबोध बालक को जो कि छोटा होता है, क्योंकि उसको अधिक से अधिक पढ़ाया जाता है ना, बच्चा का मन उब जाता है। तो कवित्री जो है ना, एक ही दिन में क से लेकर अंग तक बेटे को सिखा देती है। लेकिन बेटा जो ना, जब क भी लिख लेता है बेचारा, ख भी लिख लेता है, ग भी लिख लेता है, घ भी लिख लेता है, ठीक है ना। क लिखता है तो कबूतर की तरह फुतक के बाहर निकल जाता है। ख लिखता है तो खाली से बेचैनी, मतलब खरगोश की तरह वो छटक पटक के जाता है, बाहर निकल जाता है बेचैन होकर। उसके बाद ग गमला ऐसा टूटता हुआ ग भी लिख ही लेता है। घ घड़ा ऐसा लुढ़कता हुआ घ लिख लेता है। लेकिन जब बेटा अंग के पास जाता है ना, बेटा से अंग नहीं सदता है, वह नहीं लिख पाता है, और वह जो है ना अंत में अंग पे जाके थम जाता है। बोलता है माँ अब हमसे नहीं लिखा जाता है, अंग हमसे नहीं होगा माँ। बेटे का आंसू अंग के पास जाके निकल जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि बेटे के आंसू कब आ जाते हैं और क्यों? तो आंसर आपका है, बेटा जब अंग को लिखना चाहता है, बेटा को बोलती है माँ कि बेटा तुम अंग लिखो ना। लेकिन जब बेटा अंग लिखने का प्रयास करता है तो वह उसे नहीं लिख पाता है, मतलब अंग को नहीं लिख पाता है। अनामिका का बेटा वो कई बार उसे लिखने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वह क्या होता है, विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता, वह अंग लिख ही नहीं पाता। बेटे से टेढ़ा मेढ़ा अंग, वो भी एक दिन में क से लेकर अंग तक, क्या संभव है? बहुत ही कठिन काम है बच्चे के लिए, ने लिख ही नहीं पाता है। हम लोग के लिए तो सिंपल तुरंत लिख देंगे, लेकिन जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, पता नहीं एक क सीखने में कितना मार खाते थे। कैसे पढ़ते थे? सरकार का सड़क, ऐसे सर जी हम लोग को पढ़ाते थे, मेरे बड़े बड़े भैया जी। आ, पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा, बिल्ली की पूछ, हमसे आके पूछ, ऐसे भैया जी हम लोग को पढ़ाते थे। फिर भी हम लोग से नहीं लिख पाता, हम लोग से नहीं हो पाता था। सोचिए अगर आप एक बच्चे के तौर पे समझेंगे ना कि बच्चा किस तरह से जो है ना अपना शिक्षण प्रारंभ करता है, तो बहुत ही कठिन काम होता है। शिक्षा कोनो आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। वही बच्चा के लिए बहुत ही जो है ना पहाड़ जैसा होता है। होता है कि बच्चा कई बार लिखने का प्रयास करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता, वह अंग लिख ही नहीं पाता है, ठीक है। अंग क्या करता है, वो लिख ही नहीं पाता है। इसे लिखने के प्रयास में उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बेटा नहीं लिख पाता है, रोने लगता है, हमसे नहीं होगा नहीं होगा, हम बोलते हैं नहीं होगा हमसे, अंग बेटा खूब रोने लगता है। माँ कितनों समझाती है, आराम से लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेगा तुम। बोलते हमसे होवे नहीं करेगा, तो मतलब पट्टी उट्टी फेंक देता है, नहीं होता उनसे, अंग सफलता ही नहीं है। शायद यह आंसू जो है बच्चे का, जो शायद यह आंसू उन्हें अपनी पहली विफलता पर मिलती है। आदमी कब उदास होता है पता है? जब वह कोई भी काम में विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता, तब वह आंसू उसका निकल जाता है, वह रोता, कभी दुखी हो जाता है, वो काफी दुखी हो जाता है वो व्यक्ति। उसी प्रकार से बच्चा भी जो है ना का नहीं लिख पाता, वह समझ जाता है कि हमसे नहीं होगा, हमसे सॉरी अंग अंग हमसे नहीं होगा। अब वो जब बच्चा के दिमाग में बैठ जाता है कि हमसे टेढ़ा मेरा अंग नहीं सपरता है, तो बच्चा रोने लगता है, बोलता है माँ हमसे नहीं होगा। वह खुद रोने लगता है। जब बच्चा विफल हो जाता है ना, वह रोता है कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है। माँ उतना अच्छी समझाती है, फिर भी वह नहीं लिख पाता है। तो बेटे का आंसू कब निकल जाते हैं? जब बेटा अंग लिखने का प्रयास करता है और बेटा से अंग नहीं सदता है, अंग नहीं लिखा जाता, टेढ़ा मेरा दिए टेढ़ा मेरा अंग जब उससे नहीं होता है, तो उनकी आंखों में अनगिनत आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगते हैं। शायद पहली ही विफलता पर बच्चे क्या होते हैं, उदास होते हैं और वह रोने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। 4 में क्या है? खालिश बेचैनी किसकी है, इसका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मतलब हुआ, इसका मतलब क्या? खालिश बेचैनी किसकी, बेचैन कौन हो जाता है? आंसर है, जब बच्चा ख लिखना चाहता है, जब बच्चा ख लिखने के लिए चाहता है, इस तरह से ख ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, जब ख लिखने का प्रयास करता है ना, वह नहीं लिख पाता है, तो वह खरगोश की तरह खालिश बेचैनी में बाहर निकल जाता है। किससे? या पंक्ति से। ये पंक्ति जो है ना, बोलता है इसमें लिखो बेटा ख, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं ना कि बेटा से नहीं होता, वह खरगोश तरफ फुदक के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश की है। लेकिन रियल में कहा जाए तो ख लिखने में बेचैन कौन है? उसका बेटा है। तो माँ जो है ना ख से खरगोश समझाती है, बोलता है ख से खरगोश लिखो। लेकिन खरगोश जैसे बेचैन होता है ना, छटपट करता है ना, वैसे बच्चा भी क्या होता है, छटपट करने लगता है, उससे नहीं लिखा जाता है ख। वह बाहर निकल जाता है
और वह ख नहीं लिख पाता है, अतः खालिस बेचैनी उसके बेटे की है। किसकी है? बेटे की है। कहीं कहीं आपको मिलेगा देखने के लिए खालिस बेचैनी किसकी है, तो खरगोश की है, लेकिन नहीं, वो खरगोश का एक संज्ञा दिया गया है ना। लेकिन खालिस बेचैनी जो है, बेचैन कौन हो जाता है? ख लिखने के क्रम में बेचैन कौन हो जाता है? उसका बेटा जो है ना बेचैन हो जाता है, उससे लिखा ही नहीं जाता है, ख कैसे लिखे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपको हम बताते हैं ना, बिल्कुल अपना लैंग्वेज है, कोई किताब का भाषा नहीं हम प्रयोग करते हैं, आप मिलाकर देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। बोलते कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है? कविता एक सांत्वना, एक संतुष्टि और एक आशा जगाती है, किस प्रकार से? इसका उत्तर है, कविता के माध्यम से कवित्री हमारे मन में एक सांत्वना और आशा जगाती हुई कहती है कि विफलता ही विकास का रास्ता तैयार करती है। कवित्री क्या कहती है? आदमी जब विफल हो जाए तो उसे रोना नहीं चाहिए, उससे और इंसान को सीख मिलता है। जैसे मान लिया जाए कि हम जो है ना, जब पहले यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाया जाए। अगर अभी मान लिया जाए कि मेरा व्यूज नहीं आएगा, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? छोड़ देंगे तो हम विफल हो जाएंगे। लेकिन अभी जो मेरे पास ज्ञान है पहले का तुलना में ज्यादा है, तो आदमी जब विफल होता है ना कुछ सीखता है। आदमी कभी हार नहीं मानता है। अच्छे इंसान कभी हारते नहीं है, वह क्या क्या करते हैं, अपितु वह कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो कवित्री क्या करना चाहती है कि जब आदमी विफल हो जाए उसे हार नहीं मानना चाहिए, फिर से वह काम को उन्हें पुनः दोबारा करना चाहिए। क्योंकि दोबारा अगर उसी काम को वह करेगा तो उसमें वह पहले से तो हल्का तेज है, और फिर से वह करेगा तो वह जल्दी सीख लेगा। इसलिए आदमी को विफलता पर कभी उदास नहीं होना चाहिए, ऐसा कवित्री का मानना है। ठीक है, इसलिए जो है कवित्री क्या कहती है, एक आशा जगाती है। बोलता है कि विफलता ही विकास का रास्ता तैयार करती है। हम विफल होकर भी सफल रहते हैं। अगर हम विफल भी हो जाते हैं ना फिर भी सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज में हम विफल होते हैं ना उससे हमको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। इसलिए इंसान को विफलता पर रोना नहीं चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अपितु फिर से जो है ना एक बड़े उत्साह से जो है ना फिर से उस काम को करना चाहिए, वो 100% वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा कवित्री का मानना है। यही विफलता हमें आगे बढ़ने की राह बताती है। ये विफलता जब विफल होता है ना, वही विफलता बताता है कि हमें कहाँ कहाँ पे कमी हुआ है, हम कहाँ पे त्रुटि किए हैं। उस त्रुटि को, कमी को पूरा करते हुए जो है ना व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए पहली विफलता जो है ना वह सफलता का ही रास्ता तैयार करती है, ऐसा कवित्री का मानना है। और बात भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। अक्षर ज्ञान कविता के माध्यम से कवित्री हमें क्या संदेश देती है? अक्षर ज्ञान कविता के माध्यम से कवित्री जो है ना हम लोग को क्या शिक्षा देने के लिए चाहती है? तो इसका आंसर है, देखिए ध्यान से, अक्षर ज्ञान कविता के माध्यम से कवित्री हमें सृष्टि की विकास का संदेश देती है। कवित्री क्या कहती है, जब वह क ख नहीं लिख पाता है, क्या ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जब बड़े होंगे बच्चा, तो क्या सृष्टि का विकास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सृष्टि का विकास करने के लिए उससे अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है, अच्छे जो है ना संस्कार की आवश्यकता है। इसलिए कवित्री क्या कहती है कि सृष्टि का विकास तभी होगा जब बच्चा क्या होगा, शिक्षित होगा। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को अपनी विफलता पर हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमें सृष्टि का विकास करना है, अगर हमें अपना विकास करना है, देश का विकास करना है, तो हमें कभी भी विफल होने पर भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या कोई इंसान एक बार में सफल होता है? क्या बिल्कुल नहीं होता है। शायद कोई लकी मैन होता है जो सफल होता है, लेकिन फिर भी उसको कई कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक बार में ही सफल हो जाए, वो 2 बार 3 बार प्रयास करने वाले, कहा जाता है ना, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश कीजिए, आपका हार कभी नहीं होगा। एक बार फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, दोबारा फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। जितना हम काम, उस काम को जितना बार दोबारा करेंगे उतना हम उसमें क्या हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। इसलिए कवित्री क्या कहती है कि सृष्टि के विकास के लिए जो है ना हमें विफल होकर जो है ना निराश नहीं होना चाहिए, हमें जो है ना फिर से उस काम को प्रयास करना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, सफल हो पाएंगे। मनुष्य की पहली विफलता ही विकास का मार्ग होता है। अगर मनुष्य फेल हो जाता है, विफल हो जाता है, वह ही सच्चा मार्ग होता है कि हमें फिर से दोबारा किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से मेहनत करना चाहिए ताकि हम दोबारा विफल न हो, ऐसा कवित्री का मानना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी। कविता में 3 चीज उपस्थित हुआ है, वो कौन कौन है?
तो आंसर देखिए, कविता में 3 उपस्थितियां। पहला है प्रवेश, जब बच्चा पेंसिल पकड़ता है, शिक्षा प्रारंभ करने के लिए चाहता है, वह हुआ प्रवेश। और बोध, जब बच्चा सीखता है वो उसका हो गया बोध। जब सीख के वह प्रांगत हो जाता है तो वह क्या होता है, विकास। तो कविता में 3 उपस्थितियां हुई है उत्पन्न, कौन कौन, एक प्रवेश, दूसरा बोध, तीसरा विकास। अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया में सबसे पहले प्रवेश का वातावरण में प्रारंभ हुई है। सबसे पहले क्या करता है, बच्चा प्रवेश करता है, अपना पेंसिल पट्टी पर क्या करता है, प्रवेश करता है शिक्षण ग्रहण करने के लिए। तब उसके बाद जो है ना दूसरे प्रक्रिया में क्या होता है, दूसरे प्रक्रिया में बोध का वातावरण है। दूसरे प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चे को ज्ञान होता है, उसको बोध होता है, उसको समझ में आता है कि यह काम कितना कठिन है, पढ़ाई लिखाई कितना कठिन होता है, उसको थोड़ा बोध होता है, कुछ ना कुछ उसको ज्ञान मिलता है। जब उसे बोध हो जाता है, इसमें बोलता है क्या, इसमें बच्चे को मूल रूप से बोध कराती है, बच्चे को मूल रूप से ज्ञान दिया जाता है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्या करना है। इसमें कौतूहल को जगाता है, बच्चे में कौतूहल को उत्पन्न करता है, एक उत्साह जगाता है पढ़ने के लिए। अंत में विकास का क्रम आता है। तो विकास क्रम उपस्थित होता है अंत में, जहां निरंतर आगे बढ़कर अक्षर को मूर्त रूप देने का प्रयास सफल होता है। यह एक सफलता है जहां से विकास क्रम का सिलसिला पूर्ण रूप से जारी होता है। कवित्री क्या कहती है कि इस कविता में 3 स्थिति उत्पन्न हुआ है। पहला है प्रवेश, जब बच्चा प्रवेश करता है, पट्टी पेंसिल पकड़ता है, पढ़ने के लिए तैयार होता है, उसका वह प्रवेश। दूसरा क्या होता है, जब उसको शिक्षक पढ़ाते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, क ख सिखाते हैं, ओ आ सिखाते हैं, उसका वह क्या हो गया, उसका हो गया बोध। उसको बोध कराया गया अक्षरों से, उसको मतलब हु बहु करा, मतलब हु बहु उससे कराएगा, मतलब उसको बताया गया कि इस तरह से इसका शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा पढ़ लेता है तो वह क्या होता है, आगे बढ़ के विकास करता है। ये कविता में 3 उपस्थितियां उत्पन्न हुई है। चलिए यहाँ से जो है ना हमारा यह कविता संपन्न हो गया, इसका जितना क्वेश्चन आंसर था। तो अगले पार्ट में जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव, कवित्री का जन्म मृत्यु सब चीज आपको बता देंगे। उसके बाद आपको मात्र दो ही वीडियो में यह खत्म हो जाएगा। हमारा क्या था, पार्ट 1 था, क्या था, ये हमारा पार्ट 1 था। इसका आ जाएगा कल पार्ट 2 आ जाएगा। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के लिए जो है ना बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कम से कम अगर सब्सक्राइब नहीं करते कोई दिक्कत, अगर आपके लाइक यह चैनल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो है ना आपके समाज में जो बच्चा सब पढ़ता होगा, इसके पास मोबाइल वगैरह है, कम से कम आप जो है ना इतना जरूर कष्ट कीजिएगा कि मेरे इस वीडियो को बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि क्या होगा, कम से कम उसको थोड़ा मोड़ा भी तो ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप इतना काम जरूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपसे भी समझ गए होंगे कि आपसे मैंने क्या कहा कि आपको वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ सीख मिलता है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है, तो आप सभी जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सभी को गुड नाइट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, दिल से थैंक यू।